नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। आपके साथ मैं हूं शैला निगाह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शैला, सुप्रभात आप सभी को। तो अगले 1 घंटे लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 1 घंटे नया सवेरा में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बात होगी नए भारत की, स्पोर्ट्स की, और साथ ही आत्मनिर्भर होते भारत के आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कई रिफॉर्म्स से बदलेगी बंगाल की किस्मत। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से। सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख होंगी शामिल। आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, एआई समेत सुरक्षा चुनौतियों पर होगी अहम चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश दौरा। आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों सहित चीता ट्रैकर्स और फील्ड टीम से करेंगी संवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ईरान 60 दिन के अंदर युद्ध खत्म करने के लिए अंतिम समझौते के रोडमैप पर सहमत। सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए लेबनान के साथ डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी बनी सहमति। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम, ईरान और उरुग्वे, केप वर्दे के बीच मुकाबला ड्रॉ। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से दी मात। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां, और अब खबरों में बात विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता में बीते कल योग के बाद भव्य आयोजन के बाद में अब आज राज्य के बजट पर सभी की नजर होगी। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस पहले बजट से कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें की जा रही हैं। यह माना जा रहा है कि सरकार रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और नई औद्योगिक नीति लागू करने पर विशेष ध्यान दे सकती है, और इस बजट को राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को एक पत्र लिखा। ये पत्र में राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो प्रगति से बेहद प्रसन्न है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देते हुए उम्मीद जताई है कि बंगाल अब सुशासन, विकास और नई आशाओं की राजनीति की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल द्वारा आयुष्मान भारत योजना को अपनाते हुए देखकर प्रसन्नता हुई, जिससे करोड़ों परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का सीमा, बाड़बंदी और सुरक्षा के लिए भूमि उपलब्धता में तेजी लाने का निर्णय भी बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ और मां आहार योजना के विस्तार से संबंधित कदमों की काफी सराहना की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पत्र में बताया कि जल जीवन मिशन और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं समेत पूर्व से लंबित विकास कार्यों की गति देने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रेलवे के विकास के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव तरीके से सहयोग देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को ये पत्र लिखकर ये बातें की। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, पूर्ण बजट पेश होगा, कई उम्मीदें हैं जनता को, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। शैला, कृतिका, देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बजट आज दोपहर 12 बजे असेंबली में पेश होगा, उस बजट से अगले 1 साल बंगाल की भाजपा की सरकार की दिशा क्या होगा
उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, उससे एक दिशा मिलेगा। और इस दिशा के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा है कि अभी सभी पहले जब बात हुआ था तब जाके उन्होंने कहा था कि सभी सरप्राइजेस अभी नहीं खोलेंगे, लेकिन सरप्राइजेस होंगे, बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे बंगाल की जनता के लिए। और ये माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, रोजगार, जो लगनी की जो बात हो रही है, इंडस्ट्री की जो बात हो रही है, उसको लेकर भी इस बजट में काफी सारी ऐसे बातें होंगी कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या सोच रही है, युवा के लिए सरकार क्या सोच रही है, राज्य की जो बुजुर्ग नागरिक है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है, महिलाओं के लिए सरकार क्या सोच रही है, जी। इन सारी बातों का एक दिशा इस बजट से मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में बंगाल में जब सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज रहे, सरकार ने जो बड़े और जरूरी कदम उठाए, उनकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। कृतिका देखिए, कुल मिलाकर 40 से 45 दिन हुए हैं इस सरकार को, और इस सरकार ने जिस तरह से तुष्टीकरण राजनीति की ओर कदम बढ़ाया है, कानूनी व्यवस्था के सुधार के लिए कदम बढ़ाया है, साथ ही साथ जो भाजपा का जो संकल्प पत्र था, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो या महिलाओं के लिए फ्री बस राइड, ये जो सारी बातें थी, उन सारी बातों का बजट के लिए भी उसको इंतजार नहीं किया गया। उससे पहले ही एक के बाद एक कैबिनेट बैठक हुआ और कैबिनेट बैठक से उन बातों को लागू किया गया। तो इसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को, उसमें भी, उस चिट्ठी में भी जो 3 और 4 पन्नों का चिट्ठी है, उस चिट्ठी में भी वही बात देख रहा है कि भाजपा ने जो वादा किया था कि यहाँ पर अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की गति भी डबल इंजन से चलेगी। तो इसी बात का जो रिफ्लेक्शन, जो छवि उनको देखने को मिला, तो उसी बात का एक रिफ्लेक्शन चिट्ठी में भी उसका भी जिक्र हुआ है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछली सरकार ने जो केंद्र की कई योजनाओं को रोके रखा था और उसका सीधा लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया था, अब जब डबल इंजन की सरकार है तो सीधे तौर पर वो फायदा आम जनता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आज के बजट से तो और भी ज्यादा उम्मीदें बड़ी हो जाती हैं। सला देखिए, आयुष्मान भारत यहाँ पे रोका गया था, लेकिन आयुष्मान भारत को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पर घोटाले हुए थे, जो एकदम जो ग्रामीण के पैसों से कटमनी लिया जा रहा था, ऐसा आरोप था, और वो कई हद तक सही भी है। तो इसी को चलते वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो काम रुका हुआ था वो भी चालू हो गया है। मनरेगा के बाद जी राम जी भी चालू हो जाएगा अगले महीने से। मनरेगा का काम अभी चल रहा है और पूरे ग्रामीण विकास के लिए 1700 करोड़ रुपया आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो पूंजी है, ये पूंजी एक बहुत बड़ी पूंजी है। और ऐसे ही बाकी सारे जो दफ्तर है, जहां जहां सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लागू नहीं किया गया है, जो जन कल्याण के लिए जो प्रोजेक्ट्स थे उनको फिर लागू किया जा रहा है, उसका एसओपी बन रहा है। और साथ ही साथ उसी के चलते जो सेंट्रल के उन स्कीमों में जो पैसा है जो जन कल्याण के लिए है, उनको भी जमीनी तौर पर उनको काम में लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम बात करें तो आज जब बजट पेश होगा उसमें किन चीज़ों पर मुख्य फोकस रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की बयार तो तेज रफ्तार भरती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी नजर आता है कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ खास हो सकता है, युवाओं के लिए कुछ खास हो सकता है, किसानों के लिए भी कुछ खास हो सकता है। आपके पास वापस आएंगे सौरभ, लेकिन उसके साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि बंगाल की तस्वीर बदलने की बड़ी तैयारी इस समय कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। शैला, बिल्कुल, और बजट के जरिए राज्य में विकास को नई दिशा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। शुभेंदु सरकार के 6 बड़े रिफॉर्म्स पर फोकस करना होगा, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार तेज करने का कहीं ना कहीं खाका तैयार हो सकेगा। तो आज पेश होने वाले बजट की घोषणाओं से आने वाले समय में बंगाल की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को कृतिका कहीं ना कहीं रफ्तार मिलती हुई अब नजर आएगी, जिसमें अडानी ग्रुप को डीप सी पोर्ट के लिए भी अनुमति मिलेगी। बिल्कुल, और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो ये सभी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई थी पूर्व की
की सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो काम है वो रुके हुए थे। तृणमूल कांग्रेस ने 25,000 करोड़ का जो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलता, इस प्रोजेक्ट पर ही रोक लगा रखी थी कई बड़े निवेशकों ने, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में आने से दूरी बनाते हुए नजर आए और पश्चिम बंगाल के विकास, जिस तेजी के साथ विकास होना था, वो तेजी कहीं ना कहीं नजर नहीं आई। लेकिन अब जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो अब ये तेजी भी नजर आ रही है और विकास में राजनीतिक खींचतान जो एक बड़ा रोड़ा बनी हुई थी वो अब खत्म भी हो रहा है। 2022 में टीएमसी सरकार ने ताजपुर पार्ट को प्रोजेक्ट को भी रोका हुआ था। बिल्कुल, ममता सरकार ने सीमित रखा था। आईटी सेक्टर, आईटी टेक हब पर अब फोकस होता हुआ नजर आएगा। अब टियर 2, टियर 3 शहरों को टेक हब बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। शुभेंदु सरकार की ओर से डेटा सेंटर, एआई रिसर्च लैब्स, बीपीओ इंडस्ट्री को टैक्स में छूट कहीं ना कहीं संभव हो सकेगी। टैक्स में छूट से निवेश कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं तस्वीर और तकदीर जो है वो पश्चिम बंगाल की बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि युवाओं को अब नौकरी के लिए बाहर दूसरे राज्यों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। अपने ही राज्य में बहुत कुछ युवाओं के लिए जो है संभव हो सकेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां अब बंगाल में काम करने के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब खास तौर पर शुभेंदु सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। पॉलिसी को बदलने के साथ इंफ्रा पर फोकस बढ़ाने की जरूरत, साथ ही सड़क, रेलवे और इंडस्ट्रियल पार्क का जाल बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास की रफ्तार और जहां हम सपना देखते हैं विकसित भारत का, तो उसे पूरा करने में पश्चिम बंगाल की भी अहम भूमिका। वहीं किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों की आय भी बढ़ती हुई नजर आएगी। एग्रो प्रोसेसिंग रिवॉल्यूशन से आय बढ़ेगी। पुरानी सरकार ने फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स का विस्तार नहीं किया, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हुआ और जो लाभ बाकी राज्यों के किसानों को मिल रहा है वो नहीं मिल पाए पश्चिम बंगाल के किसानों को। पहले हर साल टन के हिसाब से फसल बर्बाद हुई। सूबे के हर जिले में मेगा फूड पार्क बनाने की अब जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों की कहीं ना कहीं आय बढ़ाना है मकसद। आलू किसान सीधे चिप्स या फिर जूस बनाने वाली कंपनी से जुड़ सकेंगे। किसानों की आय में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो किसानों की आय बढ़ाने पर खास फोकस है, साथ साथ इंडस्ट्रीज को मंजूरी देने पर भी काम हो रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कई प्रोजेक्ट्स को रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अब सरकार बदली है तो इंडस्ट्रीज को जो है हरी झंडी मिली है। 2008 में रतन टाटा ने बंगाल से नैनो प्रोजेक्ट हटाने का ऐलान कर दिया था। तो वहीं बंगाल में इंडस्ट्री को बुलाने के लिए अब काम करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है और इंडस्ट्रीज भी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में विकास के लिए हर एक क्षेत्र में भरपूर विकास की कोशिश इस समय की जा रही है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बड़े फैसले हो या बड़े प्रोजेक्ट्स जो अभी तक रुके हुए थे उनको पूरा करने की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, खासतौर पर फोकस आज के इस बजट पर रहने वाला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद में अब आज शुभेंदु सरकार अपना पहला बजट पेश करती नजर आएगी, जिसकी वजह से हर किसी की उम्मीद इस बजट पर बनी हुई है कि आज के इस बजट में आखिर क्या कुछ खास होगा और किस वर्ग को कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा आज के इस बजट में। तो सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, हमने बताया कि किस प्रकार से पिछली सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नजर आई और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से मुंह मोड़ लिया। कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो किसानों के लिए कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अब इंडस्ट्रीज ने भी हरी झंडी दिखाई है। वो भी पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट करने की योजना बना रही हैं और सरकार की तरफ से भी उनको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से ये बात सीधी तौर पे ये बात रखा गया था कि विकास के लिए बंगाल की सरकार, बंगाल की भाजपा की सरकार क्या सोच रही है। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि जो लैंड एक्विजिशन जो पॉलिसी है, जब से लिफ्ट के अमल में जैसे हुआ था, लिफ्ट रूल में जैसे हुआ था शासनकाल में, या फिर ममता बनर्जी के शासनकाल में जैसा हुआ था, वैसे ममता बनर्जी की सरकार कुछ नहीं किया और लेफ्ट के शासनकाल में एक तरफ से डरा कर धमका कर जमीन लिया गया। ये दोनों बातों से भाजपा की सरकार को परहेज है। उनका कहना है कि ना जोर आजमाने की जरूरत है
और साथ ही साथ ममता बनर्जी की जैसे इनएक्टिव पॉलिसी था लैंड एक्विजिशन को लेकर, वैसा भी भाजपा सरकार नहीं करेगी। जी। एक एसओपी है, अपनी एक उनकी प्लानिंग है, उस हिसाब से वो चलेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि टाटा को लेकर उनका कहना था कि सिंगूर में टाटा चले गए तो उनको वापस लाने का कोई प्लानिंग हो या नहीं रहा है, या फिर उनकी सोच में ऐसी कुछ बातें हैं या नहीं। उन्होंने ज्यादा तो इस बात पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा कि टाटा को भाजपा की सरकार फिर से बंगाल में लाएंगे, ये उनका कमिटमेंट है। और दूसरी तरफ से उनका कहना है कि सिंगूर का जमीन अब जिस हालत में है वहां पर न खेती बाड़ी एक तरफ से असंभव है, कोई भी खेती बाड़ी वहां पर संभव नहीं है। तो वहां पर जो किसान है वो भी चाहते हैं कि वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज हो, उसको लेकर किस तरीके से इंडस्ट्री वहां पर हो सकता है, ऐसी भी बातें सरकार की जहन में है। और तीसरी बात यह है कि सरकार का कहना यह है कि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति है जो आए थे, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बंगाल में, लेकिन सरकार देख लेना चाहती है कि उनकी जो सोच है उस सोच में सच में वो यहाँ पे विनियोग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ छवि उठाने के लिए, सीएम के साथ छवि उठाने के लिए आ रहे हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर जब कुछ पुख्ता कुछ होगा तभी सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि वो किस तरीके के इंडस्ट्री बंगाल में आ रहे हैं इस बारे में वो बात करेंगे। लेकिन जो जो काम रुका हुआ था उन काम को अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रोसेस के वजह से दिक्कत ना हो, इस बात को भी ध्यान में लिया जा रहा है। तो एक तरफ से उनका साफ कहना है कि इंडस्ट्री के लिए बंगाल की सरकार जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन किस तरीके से इंडस्ट्री सिर्फ जो बिग इंडस्ट्रीज है वो नहीं, साथ ही साथ जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको भी यहाँ पर एक ही साथ काम हो, क्योंकि नजर यही है कि बहुत सारे युवा को काम मिले यहाँ पर, इंडस्ट्री हो, ताकि उनको दूसरे राज्य पे जाना ना पड़े। ये पहला मुद्दा है, ये विकास के लिए पर। और आप जानते हैं कि सकराइल में जो फूड पार्क था वहां पर अमूल का जो एक बड़ी डेयरी फार्म यहाँ पर होने की प्रपोजल्स है, उसका भूमि पूजन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट को सामने रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अभी सामने रखा जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ पहले एमओयू तो साइन हुआ था लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। तो जो रोके हुए हैं प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, उनको शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ नए जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनके ऊपर विचार हो रहे हैं। और अलग से जन कल्याण की जो स्कीम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनमें घोटाले ना हो, जो उनके जो लाभार्थी है सीधी तौर से उनके पास डायरेक्टली उन सारे जन कल्याण जो प्रोजेक्ट्स है उसका लाभ पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है। और इसीलिए जन कल्याण शिविर भी पिछले हफ्ते ही जन कल्याण शिविर भी चला है, और आगे भी ऐसे बहुत सारे शिविर होंगे। और तब तक के लिए जो अन्नपूर्णा योजना है वो तो चालू हो ही गया है, और साथ ही साथ और भी जो आवास योजना के तहत जो ग्रामीण की जो विकास की जो बात है उसके ऊपर भी बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है। और आगे क्या प्लान है वो आज की बजट से पता चलेगा। फिलहाल अब आज जब वित्त मंत्री वहां पर बजट पेश करेंगे, भाजपा सरकार का ये पहला बजट, तो इसमें देखना होगा कि आखिर किस वर्ग को कितना लाभ मिलता है और खास तौर पर किस पर फोकस रहता है। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और नया सवेरा में इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होनी है और प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं और ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस साल का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों, चीता ट्रैकर्स और टूरिस्ट गाइड और कूनो फील्ड के टीम के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। और इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का अवलोकन किया और उन्हें प्रोजेक्ट चीता के संबंध में वन मंडलाधिकारी द्वारा जानकारी भी दी गई। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति के सदस्यों से संवाद करते हुए नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चीता ट्रैकर्स, टूरिस्ट गाइड, कूनो फील्ड टीम के सदस्यों के साथ भी संवाद किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा। इस दौरान कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वो सहरिया जनजाति के सदस्यों से संवाद करती नजर आएंगे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीआईएसएफ के नवीन मुख्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। नया मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे सीआईएसएफ को एकीकृत कार्यस्थल मिलेगा और बल के प्रशासनिक कामकाज, समन्वय तथा दक्षता में सुधार होगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल ने एक अभूतपूर्व नजारा वहां पर देखने को मिला, जिसने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से लेकर दार्जिलिंग की वादियों, दीघा और के समुद्री तटों और सुंदरबन के दूरदराज गांवों तक राज्य भर में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। जी हाँ, और राज्य के करीब 250 जगहों पर लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास में हिस्सा लिया और इस अवसर पर स्कूली बच्चों से लेकर महिलाएं हैं, युवा हैं या बुजुर्ग, सभी वर्गों में सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। आइए आपको दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल की सड़कों, पहाड़ों और गांवों और समुद्री तटों पर एक साथ योग की ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर बंगाल ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का पुनर्जागरण देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोलकाता के रेड रोड सहित राज्य के 250 स्थानों में लाखों लोगों ने बढ़ चढ़कर योग में भागीदारी की। ये सिर्फ योग दिवस नहीं था, बल्कि बदलते बंगाल की एक नई तस्वीर भी थी। 21 जून 2026 की सुबह बंगाल की तस्वीर कुछ अलग थी। दार्जिलिंग की वादियों से लेकर दीघा के समुद्री किनारों तक, सुंदरबन के गांव से लेकर कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड तक, हर तरफ एक ही संदेश गूंज रहा था, योग। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 250 स्थानों पर एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कहीं स्कूली बच्चे योग कर रहे थे, कहीं महिलाएं, कहीं युवा तो कहीं बुजुर्ग। ऐसा लगा मानो पूरा बंगाल एक साझा लय में सांस ले रहा हो। दार्जिलिंग के पहाड़, शांति निकेतन की सांस्कृतिक धरती
पुरुलिया के ग्रामीण इलाके और सुंदरबन के दूरदराज गांव, भौगोलिक दूरी भले ही अलग रही हो, लेकिन भावना एक ही थी: स्वस्थ जीवन, संतुलित जीवन और योग में जीवन। योग की ये तस्वीर इसलिए भी खास रही क्योंकि ये उस बंगाल से आई जिसने हमेशा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद की परंपरा वाली इस धरती पर योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन दृष्टि का हिस्सा रहा है। 21 जून 2026 की बंगाल की तस्वीरों ने एक साफ संदेश दिया कि बंगाल अपनी विरासत को संजोते हुए नए भारत की यात्रा में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आईं। और चलिए नए खबर में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दिल्ली में आज से शुरू हुए मेगा वृक्षारोपण अभियान की। जी हां, एक पेड़ मां के नाम से चल रहे इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा जन भागीदारी आधारित पर्यावरण अभियान बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां पर लोग आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं और इस पहल से जुड़ भी सकते हैं। इस अभियान का लक्ष्य राजधानी में लगभग 70 लाख पौधे लगाना है, जिसके तहत निजी क्षेत्रों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय समुदायों में बड़े पैमाने पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण रक्षक का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को पर्यावरण संरक्षण से सीधे जुड़ने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य है मेगा वृक्षारोपण अभियान, जो कि कई चरणों में चलाया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। जी हां, 22 और 23 जून को सीएम योगी फिरोजाबाद और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आज वो सबसे पहले फिरोजाबाद पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 568 लाभार्थियों को नए घरों की चाबी सौंपी जाएगी। और इसके बाद वो अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री यहां विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, जनसभा और साथ ही जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता में दोनों देशों ने 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति बनाई है। बयान के अनुसार उच्च स्तरीय समिति ने तकनीकी बातचीत जल्द शुरू करने का रास्ता तय किया है। साथ साथ दोनों देशों ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए एक डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति जताई है। आपको बता दें कि ये जो सेल है ईरान, अमेरिका और लेबनान के बीच काम करेगा, ताकि जो सैन्य गतिविधियां हैं उन पर रोक सुनिश्चित की जा सके। और बेहद महत्वपूर्ण इस कदम को शांति की दिशा में अहम प्रगति माना जा रहा है। तो युद्ध समाप्ति की तैयारी है। दोनों देशों ने एक रोड मैप पर सहमति बनाई है। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध को रोकने के लिए 60 दिन में अंतिम समझौता करने के रोड मैप पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश सुमन से बात कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कुछ उम्मीद की किरण नजर आती हुई नजर आ रही है? उम्मीद की किरण है, क्योंकि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस वहां पहुंचे हैं और उसके अलावा जो ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, जो वहाँ की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और वहाँ के विदेश मंत्री भी पहुँचे हैं और एक दौर की बातचीत उनकी हो चुकी है। उस दौर की बातचीत से हालांकि वो जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, संयुक्त रूप से प्रेस के सामने आना होता है, वो नहीं दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन निश्चित तौर पे दोनों तरह के, दोनों पक्ष की जो लोग हैं अलग अलग बातचीत में उन्होंने बताया है कि उनका जो काम है अभी खत्म हो गया है और तकनीकी स्तर पे बातचीत होगी। मतलब ये है कि ये जो
एक परमाणु कार्यक्रम का मसला है और परमाणु कार्यक्रम ईरान अपना बंद करे, किस तरीके से बंद करे, इसके लिए ईरान के जो परमाणु मसले के उनके अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके अलावा उनके फिनांस मामले के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जो एक बात यह है कि ईरान के जो फंड है, ईरान के जो पैसे हैं जो बैंकों में फ्रीज कर दिए गए हैं, उन पैसों को कैसे निकाला जाए, इस पर भी बातचीत होगी। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नाकेबंदी की बात है तो हालांकि ये जो मसला है, ये मसले पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा और अमेरिका जो है वो नाकेबंदी को खत्म ही करेगा। तो निश्चित तौर पे एक कदम आगे कह सकते हैं कि एक कदम आगे है, लेकिन देखिए इसमें एक मसला यही फंसता है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई कार्रवाई होती है इजराइल के अंदर तो उसके बाद फिर इजराइल हमले करेगा और फिर वो जो लेबनान में शांति की बात है, लेबनान में शांति प्रभावित हो सकती है। तो जो लगता है कि अमेरिका इजराइल पर से बात करके इजराइल को संयम बरतने को कहेगा और ईरान को ये कहा गया है कि आप हिजबुल्लाह को कहिए कि वो कोई किस तरह की उकसावेबाजी वाली कार्रवाई नहीं करे। तो ये जो मसले हैं, इन्हीं मसलों पे दोनों जो कॉन्फ्लिक्शन कमेटी बता रहे हैं उसके अंदर ये देखा जाएगा और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक कदम आगे जरूर है अभी तक की जो स्थिति थी ईरान अमेरिका के बीच में। इसके साथ ही अखिलेश, अगर इस सहमति को लेकर के अमेरिका और ईरान की बात तो ये हो गई कि सहमत तो हो गए हैं 60 दिन में किसी भी तरीके से सहमति बनानी है इस युद्ध को समाप्त करने की, लेकिन इसको लेकर इजराइल की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रिया अभी तक नजर आई? क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं इस बातों से, इस समझौते से नाखुश शुरू से नजर आ रहा है। अखिलेश, देखिए इजराइल की तरफ से जो है कि इजराइल ने यह कहा है कि वो जो लेबनान के अंदर उनको एक बफर जोन बनाना है, वो बफर जोन वो बनाएंगे और वो बफर जोन बनाने में उनको जो भी बाधा आएगी अगर लेबनान की तरफ से तो उस बाधा को वो उसका पूरी तरह से उसका जवाब देंगे। तो इजराइल की एक रणनीति साफ है कि इस मौके का उपयोग करना चाहते हैं ताकि इजराइल जो हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले आक्रमण है उस आक्रमण को रोक सके, उस तरह के हमले को रोक सके और उसके साथ वो बफर जोन भी बना सके। तो इजराइल ने अभी तक कह सकते हैं कि कल से लेकर आज तक अभी तक चुप्पी साध रखी है। अब निर्भर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से फिर बात करेंगे, क्योंकि ये जो मसला है वो शीर्ष स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है कि इजराइल को कौन संयमित करेगा और ये मसला जो है डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है कि वो किस तरीके से नेतन्याहू को समझाते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो उधर लेबनान की तरफ कोई कार्रवाई नहीं करें। वहीं बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो उसमें कुछ अभी जो है ढील की संभावनाएं नजर आती हैं। निश्चित तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ढील की संभावना है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ढील नहीं होगी तो फिर ये बातचीत भी आगे नहीं बढ़ेगी जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू हुई है। हालांकि कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं तो इस पर ईरान की तरफ से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी। जो पार्लियामेंट्री उनके स्पीकर हैं जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातें करने का मतलब ये है कि स्थितियाँ और फिर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएगी। तो निश्चित तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बंद करने की बात IRGC ने की थी वहां के, तो उसके बाद अमेरिका का ये बयान आया था। लेकिन अब लगता है कि जब ये एक दौर की बातचीत हुई है और एक कह सकते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत दोनों बता रहे हैं, अमेरिका भी बता रहा है, ईरान भी बता रहा है, तो अगर ये सकारात्मक बातचीत है तो ये समझा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही अखिलेश, अगली वार्ता की अगर हम बात करें तो वो कब और कहां होने वाली है, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए अभी तक तो ये स्विट्जरलैंड में ही है, उनकी तकनीकी कमेटी भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है, वहीं पे जहाँ पे इन नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। और अब स्विट्जरलैंड की कमेटी हो सकता है कि आज बातचीत करके उसके बाद कोई जगह तय करे, क्योंकि कहा यह गया है, ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि हम लोगों के बातचीत खत्म हुआ, अब तकनीकी कमेटी जो है वो तकनीकी कमेटी बैठकर बातचीत करेगी। तो आशा ये की जाती है कि तकनीकी कमेटी जो है एक प्रिलिमिनरी बातचीत हो सकता है कि आज बात करें। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अखिलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए नए सफर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब डालते हैं दुनिया भर की कुछ खबरों पर नजर। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल को जीत मिली है। चुनावी जीत पर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, अवैध अप्रवासन रोकने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की उत्सुकता जताई है। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता की मुश्किल शुरुआत के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत में $1 प्रति बैरल की वृद्धि हुई है, जिसके बाद अब ये $81.66 प्रति बैरल हो गया है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो लेबनान में इस्राईली सैन्य अभियानों को जारी रखने में मदद कर रहा है, जबकि इन हमलों को रोकने की कई बार अपील की गई है। और चलिए बात करते हैं अब मनी मंत्र की। जी हाँ, मनी मंत्र में आज आपको बताएंगे आपके काम की बात। अगर आपको है घूमने फिरने का शौक लेकिन है बजट की टेंशन, तो अब आप इस ट्रैवलिंग स्मार्ट कर सकते हैं और सेविंग की भी ज़्यादा आपकी बचत भी ज़्यादा हो सकती है। जी हाँ, और इसके लिए बस आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना है। जहाँ एक तरह से हम देखें तो रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट लाउंज, होटल और फ्लाइट डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे फायदे आपके सफर का खर्च काफी कम कर सकते हैं। तो अगली ट्रिप प्लान करने से पहले आप अपने कार्ड के बेनिफिट्स जरूर चेक करें और स्मार्ट ट्रैवल करें, स्मार्ट सेविंग करें। तो ट्रैवलिंग में कैसे हो स्मार्ट सेविंग? तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से सेविंग वार्ड पॉइंट्स का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल फोकस्ड या फिर को ब्रांडेड एयरलाइन, होटल कार्ड चुन सकते हैं और फ्री एयरपोर्ट लाउंज का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो कई कार्ड्स पर इसमें भी फायदा मिलता है। कार रेंटल पर आप छूट पा सकते हैं, साथ साथ फ्लाइट और होटल के बड़े खर्च को आप जो है वो सुव्यवस्थित कर सकते हैं, EMI में बदल सकते हैं और नो कॉस्ट EMI का विकल्प भी आपके पास होता है, तो आप उसको भी चुन सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग पर कार्ड ऑफर बना रहता है। तो अब अगर आप कभी भी प्लानिंग करें कहीं घूमने फिरने की, तो अपने जो कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड, उस पर एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो भारत ने श्रीलंका में खेली गई ट्राई नेशन सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ए ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत श्रीलंका ए को 66 रनों से हराने में सफलता पाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 377 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 94 रन बनाए और अपनी पारी के दौरान वैभव ने 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। वो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
और वहीं वैभव का साथ देने आए आर्य ने 29 गेंदों पर 39 रन की पारी खेली, जहां उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए। वहीं कप्तान तिलक वर्मा की अगर हम बात करें तो 67 रन बनाए और जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने 311 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए बानुजा सहान ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। भारत ए के लिए यश ठाकुर और विपराज निगम ने 3-3 विकेट लिए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। तो फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम के खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हो सके और बेल्जियम ने गेंद पर अधिक नियंत्रण रखा, जबकि ईरान ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाते हुए विपक्षी हमलों को नाकाम किया। इस ड्रॉ के साथ दोनों टीमों ने एक अंक हासिल किया और इस ड्रॉ के बाद ग्रुप जी में नॉकआउट दौर की दौड़ और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। ग्रुप जी में नॉकआउट दौर की दौड़ रोमांचक होते हुए नजर आ रही है, तो फीफा विश्व कप का रोमांच लगातार जारी है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में उरुग्वे और कैप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 की रोमांचक बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच में उरुग्वे ने शुरुआती बढ़त तो हासिल की, लेकिन कैप वर्डे ने शानदार वापसी की और वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में दोनों पक्षों ने एक गोल और दागा, जिसने मुकाबले को 2-2 के बराबर ला दिया। इस परिणाम के साथ दोनों टीमों ने महत्वपूर्ण एक अंक हासिल किया। तो फीफा विश्व कप के ग्रुप एच में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और शुरुआती मिनटों से ही स्पेन ने आक्रामक खेल दिखाया और सऊदी अरब की रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा है। इसके साथ ही स्पेनिश खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग और फिनिशिंग का प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि सऊदी अरब की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती हुई नजर आई और इस बड़ी जीत के साथ स्पेन 4 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर इस समय काबिज है। तो फीफा का रोमांच जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, और इसका जो रोमांच है वो भी इस समय और बढ़ गया है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो हर किसी को इंतजार रहता है और अब जब ये शुरू हुआ है तो हर किसी की नज़र यहाँ पर हर टीम पर है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो कैप वर्डे टीम, जिस पर हर किसी की नज़र है, पहली बार इस बार उतरी है, लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन पहली बार नहीं करती हुई नजर आई। फीफा विश्व कप का जो रोमांच है वो इस समय जारी है और स्पेन ने सऊदी अरब की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से भेज दिया है। फीफा विश्व कप में ग्रुप एच में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और शुरुआती मिनटों में ही स्पेन ने आक्रामक खेल दिखाया और सऊदी अरब की रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव भी बनाए रखा है। तो स्पेन के डिफेंस को भेद नहीं सका सऊदी अरब। स्पेनिश खिलाड़ियों ने बेहतरीन पासिंग और फिनिशिंग का प्रदर्शन किया, 4 गोल दागे और जबकि सऊदी अरब की टीम जो है पूरे मैच में संघर्ष करती हुई कहीं ना कहीं नजर आई। तो इस बड़ी जीत के साथ स्पेन 4 अंक के साथ अपने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज बना हुआ है। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से मात दी है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि स्पोर्ट्स जगत से तमाम जुड़ी खबरों पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। गौरव, फीफा विश्व कप में आज 2 मुकाबले ड्रॉ हुए। बात बेल्जियम और ईरान की करें तो जिस तरह ईरान ने बेल्जियम को 0 पर रोका, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कृतिका, कह सकते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है वो ईरान का 7वां वर्ल्ड कप है और ये पहली बार होगा कि ईरान जो है वो नॉकआउट स्टेज में जगह बनाएगा। लेकिन ये तब संभव होगा जबकि ईरान अगर अपना अगला मुकाबला जो कि इजिप्ट के खिलाफ है वो मुकाबला अगर जीत लेता है। लेकिन आज के अगर मुकाबले की अगर बात करें तो जाहिर तौर पर ईरान का जो डिफेंस था वो काफ़ी सॉलिड रहा।
क्योंकि बेल्जियम की टीम जो है वो काफ़ी एक सॉलिड स्टार्ट के लिए मानी जाती है, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में टीम दिख रही है थोड़ा सा उनका जो गेम है वो काफ़ी लो दिख रहा है। खासतौर से रोमेलू लुकाकू से उन्हें काफ़ी उम्मीद थी, जो कि काफ़ी अच्छे उनके एक प्लेयर हैं और उनसे काफ़ी टीम को उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार उनका जादू जो है वो निकल करके देखने को नहीं मिला। तो पूरे गेम के दौरान अगर देखें तो ईरान का जो डिफेंस था उसने बेल्जियम को रोके रखा। हालांकि बेल्जियम के लिए भी एक तारीफ ये है कि जिस तरह से उनके खिलाड़ी को एक रेड कार्ड दिखाया गया और उसके बाद उन्हें 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर ईरान की टीम का सामना करना पड़ा, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। ऐसे में यहाँ पे ईरान के लिए थोड़ा मौका था कि यहाँ पे वो दबाव बना सकते थे, क्योंकि बेल्जियम के केवल 10 ही खिलाड़ी जो थे वो मैदान पर थे, तो इसका पूरा फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं वो उठा सकते थे, लेकिन इसका ईरान की टीम जो है वो इसको कर पाने में नाकाम रही, जिसका पूरा एक अगर सिनारियो जो निकाल करके देखें तो गोललेस ड्रॉ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे ईरान के लिए जो पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि अब टीम का जो अगला मुकाबला है वो अब इजिप्ट के खिलाफ है, और अगर यहाँ से टीम जो है वो जीत दर्ज करती है और इजिप्ट को हराने में कामयाब होती है तो वो पहली बार जो है वो नॉकआउट स्टेज में पहुँचने में कामयाब होगी। गौरव, एक बार फिर से केप वर्डे का दम जो है मैदान पर देखने को मिला। जिस तरह से केप वर्डे ने उरुग्वे को बराबरी पर रोका वो बड़ी बात है। आप केप वर्डे के प्रदर्शन को किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, डेब्यूटेंट टीम है और जिस तरह से स्पेन को गोललेस ड्रॉ पे रोका, उसके बाद आज उरुग्वे को गोललेस ड्रॉ पे रोक रहा है, तो दिखा रहा है कि ये टीम जो है वो किस तैयारी के साथ यहाँ पर आई है। क्योंकि इन दो टीमों के साथ ड्रॉ खेला है टीम ने, वो दोनों टीमें जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। जहां स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था, वहीं उरुग्वे की टीम जो है वो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। ऐसे में वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ आकर के उनको ड्रॉ पे रोकना एक बड़ी बात होती है। और जिस तरह से इनके जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि खुद को साबित करने की एक जो भूख होती है वो इस टीम के खिलाड़ियों के अंदर काफी अच्छे से नजर आ रही है। तो केप वर्डे के लिए एक बड़ा मौका बन गया है कि अगले दौर में वो अपनी जगह बनाए। लेकिन अब उनका सामना जो है वो सऊदी अरेबिया से होगा, जहां से टीम जो है वो कोशिश यही करेगी कि वहां का मुकाबला जीत करके अपने आप को अगले दौर में जगह बनाने में कामयाबी हासिल करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं साइंस स्पार्क की। जी हाँ, साइंस स्पार्क में जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका को लगा हुआ है एंथ्रोपिक के एआई मॉडल्स फेबल 5 और मेथोस 5 से, और क्यों लगाई गई है इन पर सख्त पाबंदी। एआई को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े देश तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ एआई मॉडल्स तो ऐसे हैं जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय भी हैं। ऐसी एक एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, जिसके एआई मॉडल्स भी काफी तेज और तकनीकी रूप से विकसित बताए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के एक सख्त आदेश ने इस कंपनी के एआई मॉडल को बैन कर दिया है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है एआई की दुनिया में। अमेरिका की एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सबसे उन्नत एआई मॉडल फेबल 5 और मेथोस 5 को अमेरिकी सरकार के आदेश के बाद पूरी दुनिया के लिए बंद करना पड़ा। यह फैसला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने एआई, राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रभुत्व के डिजिटल भविष्य को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर फेबल 5 और मेथोस 5 इतने खास क्यों है? अमेरिका ने इन्हें रोकने के लिए कदम क्यों उठाया? और क्या यह भविष्य में एआई को लेकर नई टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर छेड़ सकते हैं? आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद दिलचस्प और भविष्य को प्रभावित करने वाले विषय को आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि फेबल 5 और मेथोस 5 आखिर है क्या और इन्हें इतना शक्तिशाली क्यों माना जा रहा है? देखिए, फेबल 5 और मेथोस 5 एंथ्रोपिक के अब तक के सबसे उन्नत एआई मॉडल माने जाते हैं। ये केवल सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट नहीं है, बल्कि जटिल कंप्यूटर कोड लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोज सकते हैं, साइबर सुरक्षा से जुड़े कठिन विश्लेषण भी कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर सेल्फ एआई एजेंट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। फेबल 5 और मेथोस 5 जैसे आधुनिक एआई मॉडल वास्तव में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स हैं और इन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध अरबों खरबों शब्दों, किताबों, शोध पत्रों, वेबसाइटों और कोड के विशाल भंडार पर प्रशिक्षित किया जाता है।
तकनीकी रूप से ये मॉडल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं, जिसे 2017 में गूगल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। इस तकनीक की खासियत अटेंशन मैकेनिज्म है, जो एआई को किसी वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच संबंध समझने में मदद करती है। फेबल 5 और मिथोस 5 जैसे फ्रंटियर मॉडल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी विशाल कंप्यूटिंग क्षमता और उन्नत रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता मानी जाती है। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए हजारों अत्याधुनिक एआई चिप्स, लाखों घंटों की कंप्यूटिंग और अरबों डॉलर का निवेश किया जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया में केवल कुछ ही कंपनियां ऐसे अत्याधुनिक एआई मॉडल विकसित कर पा रही हैं। एआई विशेषज्ञों के अनुसार यह मॉडल कई क्षेत्रों में इंसानी विशेषज्ञों के स्तर के करीब पहुंच रहे थे। यही वजह है कि दुनिया भर की टेक कंपनियां, शोध संस्थान और आईटी सेवा कंपनियां इन्हें अपने काम में शामिल करने लगी थी। फेबल 5 को एंथ्रोपिक का सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक मॉडल माना जा रहा था और मिथोस 5 को भी फ्रंटियर एआई की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में अगला सवाल उठता है कि अमेरिका ने इन एआई मॉडलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? देखिए, अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन मॉडलों में मौजूद कुछ क्षमताओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों को आशंका थी कि फेबल 5 की सुरक्षा प्रणाली को जेल ब्रेक करके साइबर हमलों, सॉफ्टवेयर कमजोरियों की पहचान और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक्सपोर्ट कंट्रोल डिटेक्टिव जारी करते हुए एंथ्रोपिक को आदेश दिया कि इन मॉडलों तक विदेशी नागरिकों की पहुंच तुरंत रोकी जाए। यह आदेश इतना व्यापक था कि इसमें अमेरिका के अंदर काम कर रहे विदेशी कर्मचारी भी शामिल थे। सरकार का तर्क था कि यदि ऐसे शक्तिशाली एआई गलत हाथों में पहुंच गए तो वे साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रणालियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि एंथ्रोपिक ने पूरी दुनिया में मॉडल बंद क्यों कर दिए? देखिए, अमेरिकी आदेश तकनीकी रूप से केवल विदेशी नागरिकों पर लागू था, लेकिन एंथ्रोपिक के सामने एक बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। कंपनी तुरंत यह सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि कौन सा उपयोगकर्ता किस देश या नागरिकता का है। इसके अलावा दुनिया भर में जो अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध जैसी स्थिति है, उसमें अमेरिका का कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो। इसीलिए नियमों का पालन करने के लिए अमेरिका के प्रतिबंध के बाद एंथ्रोपिक ने फेबल 5 और मिथोस 5 को पूरी दुनिया के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कंपनी का कहना है कि उसे सरकार की चिंताओं के पर्याप्त तकनीकी प्रमाण नहीं दिए गए और वो इस फैसले से पूरी तरह से सहमत भी नहीं है। इसके बावजूद कानूनी बाध्यता के कारण उसे वैश्विक स्तर पर इन मॉडलों की पहुंच रोकनी पड़ी। फिलहाल एंथ्रोपिक और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। ऐसे में अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या यह केवल एंथ्रोपिक का मामला है या एआई की दुनिया में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? देखिए, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि एआई के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। जिस तरह परमाणु तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक और उन्नत चिप्स पर नियंत्रण की होड़ लगी हुई है, उसी तरह अब फ्रंटियर एआई मॉडल्स भी राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बनते जा रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोप और अन्य देश एआई को रणनीतिक संपत्ति मानने लगे हैं। यदि भविष्य में अन्य शक्तिशाली एआई मॉडलों पर भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो दुनिया अलग अलग एआई ब्लॉकों में बढ़ सकती है। यही कारण है कि यूरोप की मिस्ट्रल जैसी कंपनियां भी एआई सॉवरेगेट यानी कि एआई आत्मनिर्भरता की वकालत कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 पर लगा अमेरिकी प्रतिबंध केवल एक तकनीकी फैसला नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि एआई अब वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है। पहली बार किसी अग्रणी एआई मॉडल को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर पूरी दुनिया के लिए बंद करना पड़ा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भविष्य में एआई केवल नवाचार की दौड़ नहीं रहेगा, बल्कि भू राजनीति, सुरक्षा और तकनीकी प्रभुत्व की भी बड़ी लड़ाई बनेगा। क्योंकि आने वाले दशक में वही देश सबसे आगे होगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा, सबसे बेहतर कंप्यूटिंग शक्ति और सबसे सक्षम एआई मॉडल होंगे। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और नया सवेरा में अब आइए देखते हैं कि एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। एक दिन एक उत्सव में आज बात कश्मीर की साझा संस्कृति विरासत की।
कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित मां खीर भवानी के पावन धाम में सजने जा रहा है वार्षिक खीर भवानी मेला, जहां कश्मीरी पंडित समुदाय की आस्था का ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, विस्थापन की पीड़ा के बीच अटूट विश्वास और कश्मीरियत की जीवंत मिसाल भी माना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं संस्कृति और सामाजिक सद्भाव से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। चिनार के घने वृक्षों की छांव, पवित्र झरने के निर्मल जल में झलकती आस्था और मां रागन्या देवी के जयकारों से गूंजता वातावरण। तुलमुल्ला स्थित खीर भवानी मंदिर का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। कश्मीरी पंडित समुदाय मां रागन्या भगवती को अपनी अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजता है। मान्यता है कि देवी ने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर इस स्थान को अपना निवास बनाया था। श्रद्धालु यहाँ खीर का भोग अर्पित करते हैं, जिससे इस पवित्र धाम को खीर भवानी के नाम से पहचान मिली। ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाला खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडित इस अवसर पर अपने मूल सांस्कृतिक केंद्र से जुड़ने के लिए तुलमुल्ला पहुंचते हैं। वर्षों से यह मेला केवल पूजा अर्चना का अवसर नहीं, बल्कि स्मृतियों, पहचान और सांस्कृतिक पुनर्संपर्क का भी माध्यम बन चुका है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड का जल समय समय पर अपना रंग बदलकर शुभ अशुभ संकेत भी देता है। खीर भवानी मेले की एक और विशेषता है यहाँ दिखाई देने वाला सामाजिक सौहार्द। स्थानीय मुस्लिम समुदाय हर वर्ष श्रद्धालुओं के स्वागत में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता है। लोग अपने कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के आगमन को एक पारिवारिक मिलन की तरह देखते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं। पेयजल, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु निर्बाध रूप से माता के दर्शन कर सकें। खीर भवानी मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि कश्मीर की आत्मा में बसे उस विश्वास का उत्सव है जो समय, परिस्थितियों और दूरियों से परे आज भी लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े हुए है। मां रागन्या देवी के चरणों में उमड़ने वाली यह आस्था हमें याद दिलाती है कि संस्कृति और श्रद्धा की डोर जितनी प्राचीन होती है, उतनी ही मजबूत भी होती है। और शायद यही वजह है कि खीर भवानी का यह मेला आज भी कश्मीरियत, आस्था और साझा विरासत का सबसे सुंदर प्रतीक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सिडनी का ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस विविड सिडनी के दौरान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। बिल्कुल, आप इन सुबह सुबह इन बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों का लीजिए आनंद, और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शहला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।